की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन। मैंने गारंटी देता हूँ, इनको इंश्योर करता हूँ, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दे। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपीके को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। 20 मार्च से पहले हर सूरत में पंजाब में और जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है वो बौखलाए हुए हैं। पहले कह रहे थे कि आप अपनी असेंबलियाँ तोड़ें, अब जब हमने अपनी असेंबलियाँ तोड़ने का फैसला किया तो उनकी केसड़ी बदल गई है। अगर आपने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है या असेंबलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया है तो फिर 20 दिसंबर तक क्यों इंतज़ार है? अगर आपने फैसला कर लिया तो उसको अनाउंस करें। अगर वो तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो हम ऑपोजिशन करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बात अब आगे बढ़ चुकी है। एक सरप्राइज तो दिया था इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं असेंबलियां तहलील करने जा रहा हूं और कोई रोक सकता है तो रोक ले। लेकिन आज भी तवक्का थी कि एक बड़ा सरप्राइज जो है पंजाब असेंबली के हवाले से जब बातचीत हो रही थी और बताया जा रहा था कि बड़ी बैठक लगाई है इमरान खान साहब ने, तमाम लोगों को बुला रखा है, परवेज इलाही साहब से मुलाकातें हो रही है, तो आज भी एक्सपेक्टेड था कि इमरान खान साहब शायद कोई बड़ी बात कहेंगे और ऐसा ही हुआ है। इमरान खान साहब ने क्या कहा जरा पहले सुन लीजिए और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बैठे और ये सोच लें कि तकरीबन 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। पख्तूनख्वा और पंजाब का अगर ये डिसॉल्व करते हैं असेंबलीज तो 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। तो क्या ये मुल्क और बाकी वैसे रुक जाएगा काम? क्योंकि सारी जो पार्टीज हैं जो ये अभी बैठी हुई हैं 12-13 पार्टीज पीडीएम की, इन सारों ने भी इलेक्शन में निकल जाना है, तो गवर्नमेंट तो फ्रीज हो गई, फेडरल गवर्नमेंट। लिहाजा या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली डिसॉल्व करेंगे, हम आपको मौका देंगे। हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठे और हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें? आई थिंक ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने अपनी इस 8 महीने या 7 महीने की सियासत में ये सीख लिया कि बातचीत के लिए यकीनी तौर पर टेबल पर आना होगा और शायद ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी हो पीडीएम के लिए, क्योंकि हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये कहा कि ये तोड़े असेंबलियां फिर चलते हैं इलेक्शन की जानिब। लेकिन हम ये देख रहे थे कि नवाज लीग की जानिब से ये कहा जा रहा था कि तोड़ दें असेंबलियां, हम ज़िमनी इलेक्शन करा लेंगे। क्या हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या सोच रही है? टेबल टॉक के लिए किन लोगों को किन नुकात पर बात करनी होगी पीडीएम से? इस सब पर बात करने के लिए इंतहाई रेलेवेंट शख्सियत है और पाकिस्तान की सियासत से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। इमरान साहब, ज़ाहिर है आज एक बड़ा सरप्राइज, मैं कहूँगी पिछले वीकेंड पर भी एक सरप्राइज मिला था पीडीएम को, जब इमरान खान साहब ने कहा कि हम असेंबलियां तहलील कर देते हैं और फिर देखते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन आज तो कुछ ज्यादा बड़ा सरप्राइज दे दिया है। राना सनाउल्लाह जैसे नाक़िदीन भी जो है वो तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी बात है कि आपने मुज़ाकरात की पेशकश की है विद इन द पार्टी। क्या कंसेंसस हुआ और कितने लोग इस हक में थे कि हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए? इमरान इस्माइल साहब। शुक्रिया सना। मैं समझ रहा हूँ कि खान साहब ने आज जो बात की है ये कोई सरप्राइज या कोई नई बात नहीं की। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम तैयार हैं बातचीत के लिए, मगर 1 पॉइंट एजेंडा होगा और वो एजेंडा ये होगा कि फ्रेश इलेक्शन की तारीख क्या हो सकती है। अच्छा, इसके ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये ऑन द कॉन्ट्ररी ये इस बात पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो खान साहब ने जो आज बात की है कोई नई बात नहीं की। ये बात तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन एक 1 पॉइंट एजेंडा पे तो हम आज भी वही बात कर रहे हैं। खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो असेंबलियाँ तोड़ना जो है वो विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन इस तरह है कि अगर ये ज़िमनी इंतखाबात कराते हैं, ज़िमनी से मुराद की असेंबली तोड़ने के बाद वो पंजाब के इलेक्शन ही होने, वो इलेक्शन अगर ये कराते हैं असेंबलियाँ टूटने के बाद, तो आज जो इमरान खान की स्टैंडिंग है पब्लिक में, वो इंशाल्लाह पंजाब को 2/3 मेजॉरिटी से स्वीप कर लेंगे और पंजाब में 5 साल के लिए एक मजबूत गवर्नमेंट कायम हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की।
और ये अगर अपने शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अगर ये इलेक्शन अगले साल भी कराते हैं तो भी इनको पंजाब में दिक्कत का सामना होगा, क्योंकि वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी मौजूद, जो 5 साल के लिए होगी। यही हाल KPK का भी होगा। अगर ये नहीं करते हैं, फ्रेश इलेक्शन में जाते हैं, तो भी प्रॉब्लम है। तो खान साहब ने आज इनको एक बिल्कुल क्लियर कट एक ओपनिंग दी है कि आप अगर बैठ के बात करना चाहते हैं, अभी वक्त है, हम कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास फुल मैंडेट है अपनी पूरी पार्लिमानी पार्टी का, एलाइज का, परवेज इलाही का, कि जी जिस वक्त खान साहब कहेंगे असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी। और ना ये इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, अगर लाएं भी तो 3 दिन से ज़्यादा वो चलता नहीं है 3 दिन में, और इनके पास खरीदो फरोख्त का रास्ता बंद है। इमरान इस्माइल साहब, जाहिर है ये बात तो नुक्ते पर है कि कानून के हवाले से जैसे आप कह रहे हैं कि रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, लेकिन अब शायद हमें लुक फॉरवर्ड करना चाहिए आफ्टर दैट इमरान खान साहब के जब उन्होंने कह दिया कि हम मुज़ाकरात करते हैं, तो अब ये बात तय हुई है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन के कौन लोग हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे? क्योंकि आपके जो ज़ाहिर बयानी के साथ लोग हैं जो इमरान खान साहब को देखते हैं, वो ये जानते हैं कि इमरान खान साहब ने PDM की तमाम मुश्तरका जमातों और बिलखुसूस नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा है हमेशा कि ये चोर लुटेरे, इनसे क्या बात करूंगा मैं। तो अब बातचीत तो करनी है, तो कौन लोग बातचीत करेंगे? इसके लिए कुछ कमेटी फॉर्म हुई है, कुछ नाम सामने हैं सर? नहीं, अभी तो कोई कमेटी इसकी फॉर्म नहीं हुई है। वो जिस वक्त ये कोई इनिशिएट होगा और बातचीत होगी तो कमेटी फॉर्म हो जाएगी। लेकिन हम कुछ सीरियस कमेटी चाहते हैं फ्रॉम PDM। हम ये नहीं चाहते कि वो 2nd टियर या 3rd टियर के लोगों को बिठा दें और वो फुटबॉल खेलना शुरू कर दें, हॉकी खेलना शुरू कर दें, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से फिर समीउल्लाह। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो अच्छा, ऐसे लोग चाहिए जो आपको वो कौन से फेस हैं जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रस्ट करेगी कि दीज आर द फेसेस जिनके साथ बैठ करके बात हो सकती है? नहीं, ये देखें ना, इन्होंने पहले भी कमेटी बनाई थी, वो नॉन सीरियस कमेटी थी, इसलिए कोई मीटिंग ही नहीं उसकी हुई जिसको राना सनाउल्लाह जिसमें मौजूद हो, वो कमेटी से बातचीत नहीं हो सकती। तो लिहाजा दे हैव टू कम आउट विद अ सीरियस थिंग कि वो किस लेवल की कमेटी बनाते हैं और किस लेवल पर बात करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर फिर हम भी अपने नाम दे देंगे। कोई वो दैट इज़ नॉट एन इशू, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बात यह है कि वो तैयार हों इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन की डेट पे, और हम इधर से फिर हम बात करने के लिए बैठ जाएंगे उनके साथ। ओके, इमरान इस्माइल साहब, फिर अगला सवाल लोगों के जहन में ये उभर रहा है कि ज़ाहिर मुज़ाकरात की पेशकश के बाद कमेटी भी आपने कहा कि बन जाएगी, सही है, नाम भी आ जाएंगे 1-2 दिन में अगर आने होंगे तो। लेकिन अब ये कि मुज़ाकरात में सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है PTI का, वो कह यानी आप लोग ये डिमांड करें कि आप हमें इलेक्शन की डेट दें और फिर आगे चलें। अगर वो कहते हैं कि जी इलेक्शन ड्यू है 23 के अंदर, 23 के अंदर अक्टूबर में, तो हम तो वहीं तक लेकर जाएंगे, फिर व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? अगर ये बात आ जाती है टेबल पे कि ठीक है अब अक्टूबर तक तो जाना है इलेक्शन में 2023 में, तो फिर क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, हमारे पास अपने ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर यही उनकी जिद है तो फिर तो हम तो इस बात पे नहीं आ रहे हैं। फिर हमारे पास अपने ऑप्शंस मौजूद हैं, फिर हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे जो हमारे अख्तियार में है, और पाकिस्तान की तकरीबन 66% नशिस्तों पे दोबारा इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन अपना इंडिया दे चुकी है कि वो भी तो एक पार्टी है ना, मुस्लिम लीग नून की तरह इलेक्शन कमीशन भी एक पार्टी है। उनके साथ तो आपका बड़ा पुराना रोमांस चलना शुरू हो गया है ना इमरान इस्माइल साहब, आपका रोमांस पुराना है इलेक्शन कमीशन के साथ, तो आपको लेके चलना पड़ेगा उसको। हमारा पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं, पूरे सिस्टम के साथ एक पुराना रोमांस चल रहा है। वो उसी को हम चैलेंज कर रहे हैं बार बार, और उसी चैलेंज की वजह से ये सारे आज इकट्ठे हैं। देखे ना, इन्होंने तो आपको सारी तकरीरें उनकी चलाएं ज़रा दोबारा, जिसमें जरदारी साहब कहते थे कि जी आपसे बातचीत नहीं होगी, आपको तो हमने रोड पे घसीटना है, उन्होंने उनका पेट फाड़ के पैसे निकाले थे। वो सारी तकरीरें शहबाज शरीफ की आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद बिल्कुल सही है। ये आज इकट्ठे किस लिए हुए हैं? आज इमरान खान को बीच से हटा लें, ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये अनहोली अननेचुरल अलायंस सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इमरान खान को गिराना है क्योंकि मुश्तरका दुश्मन है। ओके, लेकिन मैं फिर एक इमरान खान इसलिए है कि बिल्कुल ठीक है इमरान साहब, आप ये बात कंटिन्यू कर लीजिएगा। मेरे जहन में सवाल ये आ रहा था कि आप ज़रा कोई बीच के कंडीशन निकालना चाह रहे होंगे आप लोग भी। दिसंबर में हम खड़े हैं, आफ्टर 1 मंथ ज़ाहिर न्यू ईयर में हम दाखिल हो जाएंगे। व्हाट्स योर चॉइस? आप लोग क्या सोच रहे हैं कि विद अप्रैल में, अगर आप देख रहे हैं रमज़ान से पहले सोच रहे हैं, क्योंकि रमज़ान के अंदर आपको पता है एक अलग तरह का मामलात होते हैं, मार्च के अंदर आप सोच रहे हैं, इलेक्शंस किन महीनों में मुतवक्के हैं आप लोगों के फ्रेम में? लेकिन हम तो एज सुन एज पॉसिबल चाहते हैं, विच इज़ नाउ। अगर हम डिसॉल्व करें तो वी आर लुकिंग टूवर्ड्स मार्च।
ओके तो मार्च अप्रैल ये हम देख रहे हैं अर्ली इलेक्शन, दिस इज व्हाट वी कॉल अर्ली इलेक्शन। वरना ये वो जो बेवकूफ़ी के बयान मरियम औरंगजेब दे रही हैं कि जी एक दिन पहले भी अर्ली इलेक्शन होगा और 2 दिन पहले भी अर्ली इलेक्शन होगा, तो ये लॉलीपॉप वो किसी और को दें। ये इस रंग और फ्लेवर के लॉलीपॉप जो हैं वो पहले इनके मुफ्ता इस्माइल जो है वो बनाते हैं बल्कि, तो उन्हीं से बात करें, ये हमारे साथ ये गेम ना खेलें। अच्छा, एक आपके नाकदीन भी तो बहुत है ना इमरान इस्माइल साहब, आपने जहां अपने बहुत सारे फेवरेट्स जमा किए वहां आपके नाकदीन भी बहुत है। वो कह रहे हैं कि देखिए ये इनको जो है ना फेस सेविंग करनी थी, ये पिंडी पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि चलो जी ऐसा करते हैं कि हम असम्बलियां तहलील कर देते हैं। अब फेस सेविंग ये कर रहे थे कि हम 20 दिसंबर को असम्बलियां तहलील कर देंगे, आज इन्होंने नई फेस सेविंग कर दी कि आए हमसे मुज़ाकरात कर लें, यानी आप करना ही नहीं चाहते तहलील। और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया है आसमा शिराजी साहबा को, उसमें उन्होंने कहा कि कर देना असम्बलियां तहलील, फिर कर लेते हैं, इलेक्शन खत्म हो जाते। तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर है कि आप शायद फेस सेविंग कर रहे हैं ये सब करके। देखिए, आसिफ जरदारी की बात आप इसलिए ना करें कि ना उनका पंजाब में कोई है ना उनका केपी में कुछ है, वो बिल्कुल फारिगुल तहसील हैं इन दोनों सूबों से। वो सिंध की बात करें जहाँ पे इंटीरियर सिंध में वो जोर जबरदस्ती और धौंस के साथ इलेक्शन जीते हैं, वो उधर की बात करें, वो अच्छे नहीं लगते उधर दूसरी तरफ जाते हुए। चले, हमारी आज भी डेडलाइन वही है जो खान साहब ने दी थी। इस दौरान हम आपसे ये बात कर रहे हैं, आपसे मुराद पीडीएम से, हम ये कह रहे हैं कि जी हम बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, अगर आप तैयार हैं अली इलेक्शन के लिए तो हम ये इंतहाई कदम नहीं लेते, हमें आप बता दें कि किस डेट को हम इलेक्शन करा सकते हैं। अगर हम किसी एमिकेबल सेटलमेंट पे आ जाते हैं तो लेट्स नॉट डिसमेंटल द ऑनगोइंग थिंग, और अगर वो नहीं आते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन खुला है। खान साहब ने जो भी तारीख दी है वो उसी तारीख को असेंबलियां रिजॉल्व कर दें। ओके, गुड पॉइंट इमरान इस्माइल साहब, विच मींस के 28 दिसंबर आप कह रहे हैं ना कि जो डेट थी जिसमें आपने तहलील करना है, तो बिफोर द 28 आप कह रहे हैं कि कमेटी या मुज़ाकरात की पेशकश भी महदूद मुद्दत के लिए है, यानी 20 तारीख तक के लिए है। जी हाँ, महदूद मुद्दत की मुज़ाकरात के लिए ये है, कोई हमेशा की नहीं है कि ये हम जब दिल जाए 23 अक्टूबर तक इनका इंतजार करते रहे बैठ के। ठीक है। महदूद मुद्दत की जो है ऑफर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं कि जब आपका दिल करेगा, यानी 20 दिसंबर से पहले मुज़ाकरात कर लें, उसके बाद मामलात हाथ से निकल जाएंगे। राइट इमरान इस्माइल साहब? जी बिल्कुल, मेरा वो किसी ने शेर सुनाया था कि मेरा दिल आपके लिए है, पेश है, लेकिन ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। ठीक है, ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। लेकिन एक बात, अभी मोने सलाई साहब ने पिछले दिनों इंटरव्यू दिया, बल्कि कल ही दिया इंटरव्यू, उसका एक शॉर्ट मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, फिर जरा उस पर बात भी कर लेते हैं ना थोड़ी सी। मोने सलाई साहब ने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ज़ाहिर काफली, जो आज भी इमरान खान साहब ने जब लोगों से बात की वहां पर अपने लोगों से, तो उन्होंने कहा कि काफली का पूरा एतमाद है मेरे ऊपर और वो मुझे एतमाद दे रहे हैं। लेकिन मोने सलाई साहब कल कुछ और भी बता रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से, जरा पहले सुने फिर इमरान इस्माइल से बात करते हैं। जब जो मर्जी हो जाए, लेकिन जब वो बंदा हट गया तो वो बुरा हो गया। मैं इस पॉइंट के खिलाफ हूँ, ये बड़ी जाती है। बुरा नहीं था कभी वो, मेरी नजर में तो बिल्कुल बुरा नहीं था। अगर बुरा होता तो अच्छा चल, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर वो बंदा बुरा होता ना, भी मुझे ये ना कहता कि आप इमरान खान के साथ जाए। आपको जनरल बाजवा ने कहा इमरान खान के साथ, जिस टाइम फैसला हो रहा था ना, डिसीजन होनी थी यदि हमने उधर जाना है या इधर जाना है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये दोनों पार्टियां तैयार थी। ठीक है, पीटीआई से भी ऑफर आ गई थी और इधर से भी समाज से भी ऑफर आ गई थी, पीडीएम से भी। ठीक है, मेरी ज़ाहिर इंक्लिनेशन वहाँ पीटीआई की तरफ थी, सब इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वालिद साहब से फिर डिस्कशन हुई, ठीक है, वालिद साहब की भी बात हुई उधर, तब यही उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आप इधर हैं। ठीक है, अगर वो बंदा इतना बुरा होता उस क्रिटिकल जंक्शन पे, वो हमें क्यों कहता कि भाई आप उतर जाओ? अगर वो खान साहब के खिलाफ होता है या पीटीआई के खिलाफ होता है, मैं तो इसलिए बाय नहीं करता ये स्टोरी के वो खिलाफ है। यकीनन इमरान इस्माइल साहब आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, क्रिटिकल कंडीशन पर जब बात हो रही थी तो मोने सलाही साहब जो बार बार ये बात का इजहार कर रहे हैं कि मेरा पूरा ट्रस्ट इमरान खान पर है और मेरी पूरी सपोर्ट काफली की इमरान खान पर है, वो कह रहे हैं जब डिसाइसिव टाइम था तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने ये कहा कि आप जो है इमरान खान साहब के साथ जाएं, विच मीन्स के जनरल बाजवा के लिए जो भी बातें कही जा रही हैं या जो बातें सोशल मीडिया पर कैंपेन हो रही है या उनकी मुखालफत में चीजें सामने आ रही हैं वो गलत है। आपका इस पर क्या तज्जिया और तबसरा होगा? देखिए, नंबर 1 तो बाजवा साहब की ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई कि वो कह रहे थे कि हम ए पॉलिटिकल हो गए और हम ये काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो ए पॉलिटिकल नहीं हुए थे,
वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में बराबर वो अपना हाथ रखे हुए थे और वो पॉलिटिक्स को मूव कर रहे थे। मूवर एंड शेकर ऑफ पॉलिटिक्स वो बने हुए थे पाकिस्तान के। ये बात तो मोहम्मद सिलाई की बात अगर सच है तो ये बात इससे प्रूव होती है। नंबर 2 ये कि ये जो गेम था रजीम चेंज का, इसमें वो पीडीएम की हुकूमत ले तो आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बैकलैश था उनके शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाने का, और वो सस्टेन भी नहीं कर पा रहे थे। और पॉलिटिकल एंगल अगर इसमें हम देखें तो शायद उनकी ख्वाहिश ये थी कि सेंटर में पीडीएम, लेकिन पीडीएम भी इतनी स्ट्रांग ना हो कि वो वही सर चढ़ जाए और बात ना सुने, तो पंजाब में पीटीआई। और इसके लिए क्या किया गया कि चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा जो कि वहाँ पे उनको सेंटर में उधर भेज दिया गया नेशनल असेंबली की तरफ, और ये दोनों को उन्होंने एडवाइस की कि वो इधर आ जाएं, और वो एडवाइस इनकी होगी उनके साथ। मैं आपसे ये बात हल्फन कह सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ का कोई राब्ता बाजवा साहब से या उनके किसी शख्स से नहीं था जो हम पंजाब की हुकूमत बनाने जा रहे थे। हम तो इस सिस्टम के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े हैं। हमारे तो खिलाफ पहले देखे ना, पहले तो हमारे खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा किया गया, इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ हुआ, वहाँ की पुलिसिंग, वहाँ की हर चीज़ ने हिस्सा लिया इलेक्शन में बाकायदा। जब तहरीक इंसाफ ने एक सरप्राइजिंग डिफीट उनको दी, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि जी ठीक है चौधरी साहब जो हैं वो उधर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो दिस इज़ माय पॉलिटिकल एनालिसिस। लेकिन ये इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ समझ नहीं आती कि उस वक्त जब एक पीक पे मामला चल रहा था और पूरा इल्ज़ाम बाजवा साहब के ऊपर आया हुआ था कि वो रजीम चेंज के बहुत बड़े कैरेक्टर हैं रजीम चेंज में, और उन्होंने ये सारा चेंज करवाया है, उन्होंने लोगों को इधर से उधर किया है, लोग कॉलिंग गई हैं, हमारे एलाइज को उधर हुए हैं, हमारे 24 लोग नेशनल असेंबली के जो हैं वो रातों रात उनके ज़मीर जागे हैं। ये ज़मीर फ्री में नहीं जागते, ये बड़े महंगे ज़मीर होते हैं, ये ऐसे नहीं सस्ते ज़मीर जाग जाते हैं। लेकिन उसके सौदागर भी मौजूद है ना। बात तो ये देखिए इमरान इस्माइल साहब, मामला ये है कि जब मंडी लगती है तो खरीदार भी होते हैं और मंडी में बिकने वाले लोग तैयार भी होते हैं, तभी तो मंडी लगती है ना। खरीदार खाली अगर मंडी ना लगे तो खरीदार कैसे खरीदेगा? सवाल ये भी है। आपने फ्लोर क्रॉसिंग की अभी बात की थी ना इमरान इस्माइल साहब कि अब तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर एक ऑर्डर्स हैं, क्लियर ऑर्डर्स हैं जो कोर्ट के हैं कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप खरीदो फरोख्त करें। बट इन अदर वे मैं आपका इंटरव्यू सुन रही थी पिछले दिनों जिसमें आपने कहा कि बहुत सारे लोग तो हमसे भी राब्ता कर रहे हैं और दीवारें टाप के आ रहे हैं और तोड़ के आ रहे हैं, दरवाजे तोड़ के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनाएं। ये वो कौन लोग हैं विद इन द पार्टी जो लोग आपको छोड़ करके गए, या अदर पार्टीज लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो आपकी पार्टी का हिस्सा बने? दोनों। ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है, ये चाह रहे हैं कि अगले जो भी इलेक्शन होंगे उस इलेक्शन का में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ें। और आज वो टिकट, और आज वो ये एश्योरेंस चाहते हैं कि अगर ये एश्योरेंस इमरान खान उनको दें तो वो अपनी पार्टी को रिजाइन करके, अपनी सीट से रिजाइन करके वो आ सकते हैं। तो उस तरह की ऑफर्स हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब किसी मूड में नहीं है कि ऐसी ऑफर किसी की चीज़ को कंसिडर भी करने की, इसलिए कि वो उनका मुकम्मल भरोसा अपने रब पे है और अपनी पाकिस्तान की कौम पे, अवाम पे है जो उनकी बैक पे इस वक्त खड़ी हुई है। ऐसी कोई चीज़ अगर हम करेंगे तो उसका हमें नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम होगा। ओके इमरान इस्माइल साहब, ज़ाहिर है आप लोग जब अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते होंगे, जो पार्टी के की मेंबर्स हैं, जो आपके लोग हैं, उन्होंने क्या, आप लोगों की आपस में क्या बातचीत हो रही है इस मामले पर कि अगर इलेक्शंस की तरफ ये नहीं जाते, जो आपने अभी कहा कि महदूद मुद्दत के लिए है, तो ये यहाँ तक यानी मुज़ाकरात की पेशकश तक आने में, मैंने पहले भी शायद आपसे सवाल किया कि किन लोगों ने कहा कि आप एक मुज़ाकरात की पेशकश दे दें, क्योंकि इमरान इस्माइल जैसे इमरान खान साहब का स्टाइल है वो तो बात करने पर बिल्कुल रजामंद ही नहीं थे ना इनसे। ये किन लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग से हुआ, या कोई और भी राब्ते हुए हैं आपसे कि भाई आप इस तरफ तो आए ना, जरा मुज़ाकरात की एक बॉल डालें तो अगले कोर्ट में? नहीं, राब्तों का तो कोई मेरा नहीं ख्याल कोई हुए हैं, या हुए भी हैं तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये बात कि जो इमरान खान ने आज की है, मैंने आपको अर्ज़ किया कि शायद आज उन्होंने ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बात कर दी है। ये बात तो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। खान साहब के सारे जलसों में आप देख लें, वो कहते हैं 1 पॉइंट एजेंडा पर बात होगी, जिससे भी बात होगी, इनसे करनी है या उनसे करनी है, 1 पॉइंट एजेंडा पर बात होगी, एंड दैट इज उनसे करनी है। इमरान इस्माइल साहब, उनसे से मुराद क्या है? उनसे किनसे? इनसे तो करनी है, ये तो समझ आ रहा है, उन कौन है? जिन्होंने इनको सहारा देके खड़ा किया हुआ है। क्या? वो अच्छा। ये खुद से तो नहीं खड़े हुए ना, ये खुद से तो नहीं खड़े हुए, ये तो सहारे पे खड़े हुए हैं। ये इनकी तो बैसाखियां हैं, ये तो तितर बितर हो जाए एक दिन के अंदर अगर जो इनके पीछे से हाथ हटा लिया जाए। ये तो
दे डोंट एग्जिस्ट, इनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये तो बेचारे बाहर रोड पे बन कबाब खाने नहीं जा सकते, ये तो कोई बिरयानी की प्लेट नहीं खरीद सकते, ये जाते हैं तो लोग इनको बुरा भला कहते हैं। ये वोट मांगने किस तरह जाएंगे बाहर? तो इनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस और इनकी जो पॉलिटिकल हैसियत है वो इस वक्त चैलेंज्ड है। ये नहीं जा सकते। ये सारा जो टाइम आगे कर रहे हैं इसमें इनको नुकसान हो रहा है खुद, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। नोबडी वांट्स दिस गवर्नमेंट जिसमें पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा रहा हो और उसके ऊपर शिफ्ट हो जाए। स्टेबिलिटी तो चाहिए। ये सिर्फ इसीलिए बैठे हुए हैं कि दे आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन, कि जिसमें इमरान खान नीचे हो जाए, कुछ इनकी क्रेडिबिलिटी आ जाए, बस। अच्छा, ओके। देखिए इमरान इस्माइल साहब, मैं आपकी सियासत को ज़ाहिर फॉलो करती रहती हूँ और आप जिस तरह से चीज़ों को ग्राउंड पर चेक करते हैं, देखते हैं, देखिए पंजाब का जो मूड और पॉस्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पर जो चौधरी ब्रदर्स हैं उनकी अपनी एक इन्फ्लुएंस है, लेकिन आप मानेंगे या नहीं, बहरहाल नवाज लीग की, शरीफ ब्रादरान का भी एक अपना टेका जिसको आप कहते हैं ना, वो मौजूद है। अब अगर आप ज़ाहिर अगर बाई इलेक्शन होते हैं तो ये तो बिल्कुल एक अलग बात हो जाएगी, जो मेरा नहीं ख्याल है कि शायद इस वक्त ग्राउंड पे हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं, रिट्रीव करना अपनी सीट्स को, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, सवाल शायद मेरा लंबा हो जाए, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने पीपल्स पार्टी को 1% का डेंट नहीं पहुंचाया, सिंध मेरे हाथ में है, एमकेएम को डेंट पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया। पंजाब में तो मैं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे साथ कुछ कर नहीं सके, बाय इलेक्शन में मैंने इनको हरा के दिखा दिया है। क्वेश्चन इज देयर कि क्या आप समझते हैं कि जो सीट्स अभी आपके पास हैं उसको आप रोक पाएंगे और इसी तरह से जैसे केपी के अंदर आपके पास 2/3 है, पंजाब में भी रिट्रीव करेंगे? देखिए, नंबर 1 तो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब इतने बड़े पॉलिटिकल हीरो हैं नहीं जितना मीडिया ने उन्हें पोर्ट्रे किया हुआ है। वो बार बार उनकी जो डिफीट है, वो पूरा सारा चोरी का पैसा लेके पंजाब में बैठते हैं, वहाँ लोगों को खरीदो फरोख्त करते हैं, उसके बावजूद वो वहाँ से बुरी तरह मुसलसल वो हार रहे हैं। ये जो अभी बाई इलेक्शन हुए थे इसमें इनको सबक मिल गया। आप अब जनरल इलेक्शन करा लें, ये पंजाब नहीं रोक सकते। मैं सिंपल मेजॉरिटी नहीं आपसे कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से हैंड्स डाउन पूरा पंजाब जीतेंगे। ओके, लगा लें आसिफ अली जरदारी साहब जितना जोर लगाना चाहते हैं। With all his maths and myths. काफी बड़ा दावा है 2/3 मेजॉरिटी के साथ क्लीन स्वीप की बात करें। इमरान इस्माइल साहब, आप जब इस तरह की बात करते हैं ना तो आपका वोटर सपोर्टर काफी चार्ज हो जाता है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट के इस सारी सिचुएशन के बाद आपने कहा 20 सीटों में से 17 तहरीक इंसाफ ने जीती, एक मुस्लिम लीग नून ने जीती। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना, देखिए अक्सर रात को लोगों को ख्वाब भी आते हैं, कभी कभी किसी से बातें हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी ज़मीर जो है ना वो बड़े तेज़ी से जाग जाते हैं। अगर आपके लोगों के जो पंजाब असेंबली में आज दिन तक आपके साथ हैं, ज़मीर जाग गए तो फिर आप तो सो जाएंगे। इस वक्त जो इस वक्त इमरान खान को छोड़ेगा ना, उसका पॉलिटिकल कोई उसका चांस नहीं है सर्वाइवल का, पॉलिटिकल सर्वाइवल का। क्योंकि इस वक्त इमरान खान लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उनको नज़र आता है कि एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ ये 12-13 जो लोग हैं, ये कोई चोरी में है, कोई किसी के ऊपर FIR कटी हुई हैं। FIR तो चलें छोड़ें, वो पॉलिटिकल कट जाती हैं, सजा याफ्ता हैं, मुलजिम है या मुजरिम है, असेंबली में बैठे हुए हैं। हर आदमी का एक बड़ा रिकॉर्ड है। लोगों को नजर आ रहा है कि ये लोग मुसलसल पाकिस्तान को लूटते रहे और फिर लूटेंगे। जब इमरान खान से कंपेयर करते हैं तो देयर इज नो कंपैरिजन। सो दे वांट इमरान खान एज देयर लीडर टू लीड पाकिस्तान। वेल, इस वक्त आप भी छाए हुए ही हैं इमरान इस्माइल साहब। आपने कहा है कि ये ऑफर जो है महदूद मुद्दत के लिए है, तो वेल थैंक यू वेरी मच कि आज आपने अपना कीमती वक्त दिया है। साबिक गवर्नर सिंध, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे बात करने के लिए। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। तो पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक जमात है MKM पाकिस्तान, इसके अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है और इसकी वजह से लंदन में भी बहुत कुछ हो रहा है। ये जायदादों का मसला है क्या, इस पर बात करेंगे जरा खुलकर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक सियासी जमात, बड़ी सियासी जमात MKM पाकिस्तान भी है और ज़ाहिर अपने वक्त में एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभर कर भी आई, लेकिन इसकी धड़ेबंदियां हुई और धड़ेबंदियों होने के बाद अब मामलात ये हैं कि बाकी सारी MKM के जो धड़े वो एक जगह है और बामुकाबला है बानी MKM पाकिस्तान के लिए। वजह है लंदन में वो जायदादें जिसको क्लेम किया है
एमक्यूएम पाकिस्तान के यहाँ के लोगों ने, जिसमें नाम आ रहा है अमीनुल हक साहब का भी आ रहा है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी आ रहा है कि उन्होंने ये दरख्वास्त वहाँ दायर की कि ये जो सारी जायदादें हैं ये बानी एमक्यूएम की नहीं है बल्कि शोहदा की अमानतें हैं। अब ये मामला है क्या वाकई बानी एमक्यूएम जो है वो बेघर होने वाले हैं, सारी जायदादें उनके हाथ से जाने वाली हैं? क्योंकि बाकी सारे लोग तो वन पॉइंट एजेंडा पर हैं। कल हमने देखा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को उन्होंने प्रेशर किया और उन्होंने कहा कि ठीक है आप लंदन की जायदादों का तो सारा मामला देख ही ले, लेकिन जरा पाकिस्तान की जायदादों का भी हिसाब दे दें, जिसकी उन्होंने तादाद बताई है 43। लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट शख्सियत है, इंतहाई रेलेवेंट हैं। नदीम नुसरत साहब साबिक कन्वीनर एमक्यूएम रह चुके हैं और इन्होंने एमक्यूएम के तमाम ही जो हालात है ना वो देख रखे हैं। नदीम नुसरत साहब से जान लेते हैं कि जायदादें आखिर हैं किसकी और इसको जो क्लेम किया जा रहा है क्या वो सही है या गलत है, यानी दरख्वास्त की जो हैसियत और उसकी हैयत है वो अपनी जुजियात के साथ पूरी है या नहीं। नदीम नुसरत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम जी, नवाजिश के आपने जो है मुझे अपने इंटरव्यू में बुलाया। थैंक यू। नदीम साहब, शायद ये बहुत अहम सवाल है कि इस वक्त जो बानी एमक्यूएम के नाम पर वहाँ जायदादें हैं ये उनकी ज़ाती हैसियत में मिल्कियत हैं, और अगर उनकी ज़ाती हैसियत में हैं तो फिर इसके सारा बंदोबस्त पैसे का, किस ज़माने में ये खरीदी गई, उस सब के डॉक्यूमेंट ज़ाहिर मौजूद होंगे। लेकिन अब ये जो क्लेम कर रही है एमक्यूएम पाकिस्तान बिलखुसूस, वो कहती है कि जायदादें जो हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान की हैं। क्या आप बताइए, क्योंकि आप वहाँ रहे भी और आपने सारे सेटअप को देख भी रखा है, ये जायदादें किसके नाम पर हैं और ये जो क्लेम हो रहा है क्या ये दुरुस्त है या गलत है? ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये जायदादें सन 2002 के बाद खरीदी गई लंदन में। ठीक है। और तारिक मीर साहब जो एमक्यूएम के ओवरऑल पाकिस्तान और लंदन के फाइनेंसेस के इंचार्ज थे, उन्होंने किस तरह ये पैसे ट्रांसफर किया, और जो बानी एमक्यूएम है तारिक मीर साहब हैं, मोहम्मद अनवर साहब हैं जी, और अल्ताफ भाई के कज़न इफ्तिखार हुसैन साहब, इसी तरह उनके बड़े भाई इकबाल हुसैन साहब और जो राब्ता कमेटी की रुकन है, उन पर मुश्तमिल फिर ये एक ट्रस्ट बनाया गया। ठीक है। और फिर ये जायदादें खरीदी गई। अब जब 22 अगस्त के बाद से सेपरेशन हुई तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये मुकदमा किया, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ऑथराइज किया, अमीनुल हक साहब ने मुकदमा दायर किया। मैं इस पूरे मुकदमे का, चूंकि 2 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, मैं पार्ट नहीं था। मुझे अक्टूबर की शायद 29 तारीख थी जब मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान के वकील की ईमेल आई। उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे कि आपको बहुत सारी चीज़ों में बेसिकली आपसे चीज़ें मनसूख की गई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मुकदमे का फैसला आपके बयान पर बहुत हद तक जो है मुनहसिर है। ठीक है। तो मैं वापस आया और मैंने एक मौके पर तैयार किया, और मेरा कहना यह है कि एक तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान है जो ये कह रही है हमारी जायदादें हैं, दूसरी तरफ एमक्यूएम लंदन है जिसका एक कॉन्फ्लिक्टिंग एक स्टेटमेंट है, ये पोजीशन है। वो एक तरफ कहते हैं कि ये शहीदों की अमानत है। ठीक है। तो मैंने जो इसमें मौक़िफ़ लिया है वो ये है कि अव्वल तो ये पैसा आना नहीं चाहिए था, ट्रांसपेरेंसी होती, सबको पता होता। चले खैर ये मरहला अब तो निकल गया। दूसरा ये था कि आउटसाइड कोर्ट ये सेटलमेंट हो जाता, बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि कहते हैं कि ना आप जब इस तरह की बातें होती हैं तो आप अपना ही पेट जो है वो खोलते हैं, तो ये घर की बातें बाहर निकली। तीसरा इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि दोनों पार्टियां तकरीबन £500,000 लीगल कॉस्ट पे खर्च कर रही हैं, जो पाकिस्तान के 28 करोड़ रुपए तकरीबन मिल जाते हैं। तो पहले ही मसाइल हैं, उसमें 28 करोड़ रुपए मजीद खर्च कर रहे हैं। और एक इसमें एक और जो सबसे अहम तरीन बात मैंने कही है कि एक वो फरीक है जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, एक लंदन है, लेकिन एक वो फरीक है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, वो एमक्यूएम के वो शहीद हैं जिनके हवाले से ये जायदादें मनसूख की जा रही हैं, या वो कारकुनान हैं। किसी ने उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की, किसी ने उनसे ही पैसा ले जाते वक्त पूछा, और अब जब ये केस चल रहा है तो क्या गारंटी है कि जब ये पैसा वापस आएगा तो ये उनको जाएगा। और अगर एमक्यूएम पाकिस्तान केस हार देती है तो एमक्यूएम लंदन इन जायदादों में से 2 जायदादें गुज़िश्ता चंद साल में फरोख्त कर चुकी है। मेरा सवाल ये है, आप मुझे गालियां दे लें, कुछ भी कह लें, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर आपने वो पैसा शहीदों का था तो उन पे कितना खर्च हुआ। फिर अच्छा पॉइंट आ गया। नदीम नुसरत साहब, मुझे एक इमरजेंसी ब्रेक लेना पड़ रहा है, वरना मैं आके बात यहीं से जोड़ूंगी, क्योंकि जब शोहदा की बात आ रही है, उन क्लेम करने की बात आ रही है, तो सब कहते हैं हमारे हैं, लेकिन उनको मिल क्या रहा है, शायद ये उससे अहम सवाल है इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम नुसरत साहब साबिक कन्वीनर हैं MQM के, और जो मामलात चल रहे हैं लंदन में, उस हवाले से अब जाहिर है मैं ये कह सकती हूँ कि वो फरीक की हैसियत से भी अदालत में पेश हो चुके हैं। नदीम नुसरत साहब, आप कह रहे थे कि आपको जाहिर है सोशल मीडिया और दीगर जगहों पर बुरा भला भी कहा जा रहा है सारे मामले पर। आप अपनी बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा, लेकिन सर ये फरमा दें कि ये तो फिर इसका मकसद है, ये जो जायदादें हैं जो क्लेम कर रहे हैं, अब चाहे MQM लंदन कर रही है या MQM पाकिस्तान कर रही है, इन दोनों में से ये है जायदादें किसी की नहीं, असल तो इसके वारिसीन 14 हैं, राइट? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और यही वो बात है जो कोई नहीं कह रहा है। कह तो रहे हैं लेकिन उसको मीन नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते, देखिए इसमें एक पहलू ये भी लाया गया जिसमें हमें क्रिटिसाइज किया गया कि बाप और बेटी का मामला, कि बेटे बाप से जायदाद लेना चाह रहे हैं। मैं इस पे मेरा बड़ा क्लियर मौके पे, देखिए ये बाप और बेटे का मामला नहीं है, क्योंकि ये जाति को कारोबार नहीं है, ये अमानतें थी ना। अगर मेरी जायदाद होती तो मैं बेटी को ट्रांसफर करता, बेटी की होती मुझे कर सकता। यहाँ तो हमने एक नई सियासी जद्दोजहद शुरू की थी ना, साफ सुथरी सियासत, अमानतदारी की सियासत, पाकिस्तान के जागीरदाराना निज़ाम में 120 गज के घर की सियासत। और अगर ये चीजें सामने आती हैं कि हम भी उसी क्राउड का हिस्सा हैं जो जायदादें मुल्क से बाहर बनाता है, तो फिर हमारा वो नैरेटिव कहाँ चला गया? फिर हम भी उसी क्राउड का हिस्सा बन गए। और अगर मेरी जायदाद होती तो मैं किसी को दे देता। ये मेरी नहीं है, किसी की नहीं है, ये उन लोगों की है। मैंने अपने इंटरव्यूज में भी ये बात कही है कि देखिए, शहीद की अगर प्रॉपर्टीज होती हैं तो डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा एक कमरे के अपार्टमेंट में रह रही है, बिल्कुल, उनको क्यों नहीं दी गई? एहसन तारिक शहीद, उनकी फैमिली को क्यों नहीं दी गई? अच्छा, शहादत ऐसा नहीं है कि कोई खुदा ना खासा किसी का इंतजार किया जा रहा हो, लोग शहीद हो चुके हैं, उनके घर वाले वहां रह रहे हैं। कब्रिस्तान है सर, शौदा का पूरा कब्रिस्तान है, पूरा शौदा का कब्रिस्तान मौजूद है। और ऐसा है कि जो असीर हैं वो तो जिंदा हैं, उनके घर वाले जाते हैं। बहुत सारे लोग वकील के पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जमानतों के पैसे नहीं कर पा रहे हैं, जो मिसिंग लोग हैं उनके घर वाले मुश्किल में। और ये मैं सिर्फ लंदन की बात नहीं कर रहा हूँ कि लोग ये कहें कि मैं सिर्फ लंदन को टारगेट कर रहा हूँ। मेरी इत्तला ये है, गलत हो सकती है, कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MQM पाकिस्तान के सरबराह हैं, जिन्होंने ये केस दायर किया है, वो खुद एक MQM की प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं, जबकि वो MNA से पहले वो ना सिर्फ नेशनल असेंबली के मेंबर रहे हैं 2013 से, बल्कि वफाकी वजीर भी रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये तमाम चीजें जिनका हक है अब उनको चली जानी चाहिए, ये डिबेट अब खत्म हो जानी चाहिए। और जो सच बात ये कर रहा है, खुदारा जो है इस जो गाली गलौज की सियासत से बाहर निकलें। नदीम नुसरत साहब, देखिए आप जैसी शख्सियत से काफी देर गुफ्तगू हो सकती है। एक सेगमेंट पर मुहित बात करना मुझे भी बहुत ऐसा लग रहा है मुख्तसर वक्त है, क्योंकि जो सियासत का उरूज और जवाल आपने देखा है MQM का, सर आपको अगर बुरा ना लगे मुझे ये सवाल करने की इजाजत दीजिएगा कि 2016 तक इन्हीं जायदादों के मामले पर आपने भी कोई लपकुशाई नहीं की। आज जिस अंदाज से आप कह रहे हैं, मैं तो हमेशा इन चीजों पर कहती हूँ कि चलें देर आयत दुरुस्त आयत की हैसियत में आप कम से कम सही बात कर रहे हैं कि ये वारिसीन की है। इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उस सारी फाइनेंसिंग का है जो कराची से पैसा उठकर लंदन पहुंचा। ये खुद तो चलकर नहीं गया, और अगर ये गया भी है तो किस तरीके से गया, इस सब के गवाह तो आप भी होंगे। तो कुछ फरमाइए हमारे नाजरीन के लिए कि ये पैसा कितना जायज पैसा था जिससे वहां पर जायदादें खरीदी गई, और जब खरीद भी ली गई तो अब उसको जो क्लेम किया जा रहा है वो भी एक सियासती है शौदा के नाम पर। नदीम नुसरत साहब, जो आपका सवाल किया इसमें चूंकि एक पहलू है जो बहुत सारे लोगों के इल्म में नहीं है, इसलिए दे कैन बी फॉरगिवन। मैं 2001 से अलग हो गया था MQM से। मैं MQM का पार्ट नहीं था। जनरल मुशर्रफ का जो पूरा दौर है जिसमें ये सब कुछ हुआ, बाखुदा मैं उस पूरे दौर में नहीं था। मैं फरवरी 2013 में आया हूं। जब मैं गया था तो MQM की लंदन में 3 हाईव्यू गार्डन्स एक जायदाद थी, सिंगल एक प्रॉपर्टी थी, जो हमने 1,06,000 पाउंड की खरीदी थी 1996 में। और इसके डोनर जो थे वो एक दुबई में एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनके नाम से आप सब वाकिफ होंगे, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने हमें डोनेट किया था। जब मैं वापस आया तो ये सारी जायदादें मौजूद थीं, और मैं एक निज़ाम का हिस्सा था। मेरे लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल शौक था कि जिस जमात को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जानता भाई खुद किराए के घर में रहते थे, एक गाड़ी थी हमारे पास, और वहां आने के बाद माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। मैं उस निज़ाम के तहत निज़ाम में रह के जो कुछ कर सकता था मैंने किया। हमने कोशिश की, जब मैं उसके गवाह मौजूद हैं कि हमने डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा को मकान दिलवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब मैं चूंकि उस निज़ाम का हिस्सा नहीं हूं, तो मैं बड़े अदब के साथ, तमीज के साथ ये कहना चाहता हूं कि अब चूंकि मैं इंडिपेंडेंट पोजीशन में हूं, मैं दोनों से कह सकता हूं
कि ये आपका पैसा नहीं है, मेरा नहीं है, मैं अपना पैसा खर्च करके लंदन गया था, मैं वापस अमेरिका आ गया हूँ, मैंने किसी से पाई नहीं ली, ना मैं ये बेनिफिशियरी को बनना चाहता हूँ कि भाई इतनी परसेंटेज मुझे मिले। ये जो आपका सवाल है कि पैसा किस तरह गया, ये सवाल मैं समझता हूँ कि तारिक मीर साहब बेस्ट पर्सन है, क्योंकि वो ही सारा पैसा मैनेज करते कराची। ओके, अच्छा, जैसे अभी नदीम नसीर साहब आपने फरमाया कि ज़ाहिर आप अलहदा हो गए और उस पीक टाइम पर हुए जब MQM का तूती बोलता था और पूरी दुनिया ने देखा भी। ये फरमा दीजिएगा कि क्या वापसी के इम्कानात आपके पाकिस्तान आमद के हैं, क्योंकि एक यहाँ पर एक अजीब तरह की कुछ वाइब्स हैं, कहा जा रहा है कि वॉइसेस नाम से कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर इकट्ठा करने की बात हो रही है। तो नदीम नुसरत साहब क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? Either you are willing to come back in Pakistan politics, especially in MQM? जी, the desire has always been there. मैं जब MQM का पार्ट था तो मैं खुशी से नहीं गया। मैं 1992 में, जिसमें अल्ताफ भाई जिस जहाज से गए थे लंदन, मैं उस जहाज में उनके साथ अकेला था, जो पूरे 92 में रहा उनके ऑपरेशन में उनके साथ, और कोई हमारा परमानेंट वहाँ रहने का इरादा नहीं था। आज भी अगर जरा सी भी मेरी वहाँ पे कोई गुंजाइश बनती है कि मैं आके कोई रोल पे, अगर मैं सिर्फ आके मैंने वहाँ पे सिर्फ बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है वो काम तो मैं बैठ के यहाँ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई रोल प्ले करने की पोजीशन होगी तो डेफिनेटली अगेन नॉट फॉर माई सेल्फ, लेकिन इस वक्त जो क्राइसिस है, एक वैक्यूम है, MQM जिससे लोगों की उम्मीदें थी, वो MQM डेफिनेटली अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, गुज़िश्ता 5-6 साल में जवाल का शिकार है। अब जरूरी है कि किसी भी प्लेटफॉर्म से, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी MQM के प्लेटफॉर्म से इसको रिवाइव किया जाए। रिवाइज है। अच्छा, लेकिन अब एक बड़ा बिल्कुल टाइम मेरे पास नदीम नसीर साहब खत्म हो गया। मैं क़त्ल कलामी की माफी चाहते हुए सिर्फ जवाब आपसे चाहूंगी, बानी MQM की वापसी वैसे तो हमें कैनवस और जगह पे कहीं नहीं दिखाई देती पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर उनकी वापसी होती है तो नदीम नसीर साहब 92 के जहाज में तो साथ गए थे, तो फिर वापस भी आ सकते हैं किसी जहाज में बानी के साथ? जो अगर अल्लाह ने किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ना। मैंने उनसे 22 अगस्त की तकरीर करवाई थी, ना मैंने उनको बांद्रे में जाने को कहा था, फैसला उनका था। अगर हालात बनते हैं तो देखिए, मेरा किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। मैंने तो बार बार कहा है कि मेरा चाहे MQM पाकिस्तान की क़यादत हो या MQM लंदन की क़यादत है, वो मुझे बुरा भला कह लें, मेरा लेकिन रिश्ता एहतराम का था। जिनके साथ काम किया आप उनको बुरा कैसे कह सकते हैं, खास तौर पर जिस लेवल पर हमने एहतराम किया है। तो मेरा किसी से जो एहतराम का रिश्ता है उसमें कोई कमी नहीं है, ना होगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम नसीर साहब हमसे बात करने के लिए, जिनको पीर कहा, मुर्शिद कहा, भाई कहा, सब कुछ कहा, जिनके लिए यहाँ तक कहा कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, उनको अलहदा और बाहर कर दिया। और अब हालात ये हैं कि अब उनके घर, उनको बेघर करने की भी बातें हो रही है। लेकिन खैर बहरहाल अब देखना यह है कि MQM पाकिस्तान की क्लेम करता इन जायदादों के असली वारिसीन जो शोहदा हैं, जो कि क्लेम है MQM पाकिस्तान का, क्या उनको ये जायदादें उसके बाद बिकने के बाद उसका पैसा और बाकी सारे मामलात होते भी हैं वैसे जैसे दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ एक और नया ट्विस्ट इस मामले पर भी आएगा? आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।